मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा। एक संधारित्र कितनी ऊर्जा संचित करता है, कितनी ऊर्जा स्टोर करता है, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि संधारित्र ऊर्जा को संग्रहित करने की युक्ति है, तो कितनी ऊर्जा संग्रहित करेगा। तो देखो, ये मान लो आपके पास कैपेसिटर है, इसमें ऊर्जा तब संग्रहित होगी जब इसे हम चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, इस प्लेट से, एक मान लो आपकी ए प्लेट है, दूसरी कौन सी है, बी प्लेट। जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर लेकर जाएंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। लेकिन मान लो आप यहां, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से यहां लेके जा रहे हो, ठीक, तो आपको इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एक एनर्जी स्टोर होती है। इस एनर्जी की कैलकुलेशन हमें करनी है। ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं है, एनर्जी वाला है। आप कुछ और लिख लो एनर्जी को, ठीक, यू लिख लो एनर्जी। ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, इन प्लेट्स को चार्ज करने में जो बाह्य कार्य हमने किया, वो बाह्य कार्य हम इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य हम करेंगे वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ये बाह्य कार्य हम किसी बैटरी के द्वारा भी करवा सकते हैं। अगर हम बैटरी को लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के बी प्लेट तक लेकर जा रहा है, वो कौन कर देगा, बैटरी कर देगी, ठीक। तो वो हम किसी के द्वारा भी करा सकते हैं। तो हमें निकालनी है एनर्जी, यानी किया गया कार्य। तो मान लो किसी समय पर हम तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, छोटे छोटे चार्ज ए प्लेट से बी प्लेट पर लेकर जा रहे हैं, ठीक। तो मान लो किसी समय प्लेटों के मध्य विभवांतर वीडेस है, तथा एक प्लेट पर आवेश कितना है, Q है। ये हमने मान लिया। जब मान लो किसी समय पे इन दोनों के बीच वीडेस विभवांतर है, चार्ज कितना है, Q है। इन पे टोटल चार्ज कैपिटल Q मान लिया। हम धीरे धीरे चार्ज तोड़ तोड़ कर ला रहे हैं। तो जब Q आवेश है उस समय हम dQ चार्ज तोड़ कर लाए, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगी। जैसे जैसे आप Q यहाँ से यहाँ तोड़ कर लाओगे तो V चेंज होगा। जब लगातार कोई चीज चेंज होती है तो हम इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन मेथड के अंदर हम कोई बीच में सिचुएशन लेकर चलते हैं। इसलिए हम ये कोई बीच में सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि किसी समय विभवांतर V डैश है, और उस समय इन प्लेटों पे कितना चार्ज है, Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। इस समय अगर dQ चार्ज यहां से यहां तक लेकर जाए तो dQ आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य W, छोटा सा कार्य dW बराबर कितना होता है, आवेश इंटू विभवांतर। कितना आवेश लेकर जा रहे हैं, dQ, विभवांतर कितना है, V डैश, यानी हो जाएगा V डैश इंटू dQ। V डैश पहले लिख लेते हैं,
v डैश इंटू डी क्यू, आवेश इंटू विभवांतर। ठीक, तो Q आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन V डैश डी क्यू। डी क्यू तो जीरो से लेकर कहां तक चार्ज कर रहे हैं? कैपिटल Q तक। V डैश का मान कितना है? अगर V डैश निकाले तो यहां पे लिख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि विभवांतर V डैश बराबर कितना होता है? आवेश बटे धारिता। जब विभवांतर V डैश था तो इस पे आवेश कितना है? Q है, तो ये कितना हो जाएगा? Q अपॉन C। इसकी धारिता हमने कितने मान ली? C। अब धारिता चेंज नहीं होती आवेश चेंज होने से, ठीक है। धारिता तो आकार, आकृति, माध्यम, इन सब चीजों पे निर्भर करती है। तो ये विभवांतर का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो किया गया कार्य कितना जाएगा? W बराबर समाकलन, इसकी जगह पे Q बटे C इंटू Q बटे C इंटू डी क्यू, और जीरो से लेकर Q तक। तो किया गया कार्य Q बाहर लिख लो, 1 बटे C कांस्टेंट है तो C बार लिखो, 1 बटे C, और ये हो जाएगा Q इंटू डी क्यू, जीरो से लेकर Q तक। W बराबर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बटे 2, वैल्यू रख दो जीरो से Q तक, तो W बराबर Q स्क्वायर बटे 2C। ठीक है, पहले Q रखेंगे फिर जीरो रखेंगे तो आ जाएगा Q स्क्वायर बटे 2C। तो जो एनर्जी है हमारे पास, स्टोर एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी? Q स्क्वायर बटे 2C, Q स्क्वायर बटे 2C। ठीक, अब जब इन पे टोटल चार्ज Q दे दिया, तब इनके बीच में विभवांतर कितना मान लिया हमने? V। जब ये फुली चार्ज हो गया, इस पे Q आवेश आ गया, तब विभवांतर कितना हो रहा है? V हो रहा है। तो यहाँ दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, U बराबर कौन सा? Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CV, आवेश बराबर विभवांतर इंटू धारिता। Q चार्ज जब है तो विभवांतर कितना है? V, तो ये आ जाएगा Q बराबर CV, तो C स्क्वायर और V स्क्वायर बटे 2C, तो C से C कट गया, कितना आ जाएगा? 1 बटे 2 C V स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं। अगर Q नहीं लिखना चाहे तो 1 बटे 2 C V स्क्वायर। तीसरा तरीका, अच्छा C की जगह क्या लिख सकते हैं? C बराबर, अगर C लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? Q बटे V, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 Q स्क्वायर। C बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बटे V, Q बटे V, तो V कहाँ चला जाएगा? ऊपर, Q से Q कट जाएगा, कितना आएगा? 1 बटे 2 Q इंटू V, या ऐसे लिख सकते हैं। तो तीनों आपको सूत्र याद में रखने हैं। एनर्जी स्टोर कितनी होगी? Q स्क्वायर बटे 2C, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ QV। ठीक, तो ये हो गई अपनी संचित ऊर्जा। ये संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का सूत्र कितना है हमारे पास? U बराबर 1 बटे 2 CV स्क्वायर, या 1 बटे 2 QV, या 1 बटे 2 Q स्क्वायर बटे C। ये एनर्जी स्टोर है। ये हमारे पास एनर्जी स्टोर है। ये एनर्जी स्टोर है, ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुने, मैंने कहा कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, जिनकी ये प्लेटें हैं, प्लेटें ऐसे लगी हुई है, ठीक, तो ये प्लेट का एरिया हो जाएगा। प्लेट का दो संधारित्र है, उनमें प्लेट का एरिया सेम है। दो संधारित्र है, उसमें प्लेट का एरिया A1 बराबर A2 बराबर A।
ये क्या है आपके पास सेम है, और चार्ज भी सेम है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक, लेकिन दोनों के मध्य जो दूरी है वो अलग अलग है। D1 बराबर D है, लेकिन दूसरे में जो दूरी है वो इसकी कितनी कर दी, आधी। अब आधी कर दी तो अगर A और Q सेम है तो क्या सिग्मा चेंज होगा? नहीं, तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दोनों बराबर होंगे। अब A1 और A2 बराबर है तो सिग्मा 1 बटे A1 सिग्मा 2 बटे A2 भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सिग्मा 1 बटे A1 क्या हो गया, E1 बराबर E2। मतलब अगर ऐसे हम कैपेसिटर लें जिनका एरिया समान है और जिन पे चार्ज भी समान है तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ठीक, तो हम कह रहे थे ऊर्जा किसके रूप में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, लेकिन हमने डी चेंज कर दिया। एक में प्लेट पास में रख दी, एक में प्लेट दूर रख दी। इसमें प्लेट दूर है, इसमें प्लेट पास है, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। तो जो डी है इसमें तो ये आ गया, तो ये तो C1 बराबर C मान लो, और C2 का मान अगर ये D/2 है तो A एप्सिलॉन नोट बटे D, तो बटे वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये इससे क्या हो जाएगी, डबल। अब यहां देखिए 1/2 Q² बटे C, Q तो सेम है दोनों का, लेकिन क्या दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है? नहीं, जिसकी दूरी आधी है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, डबल। कैपेसिटेंस डबल होगी तो उसमें एनर्जी स्टोर क्या हो गया, आधा। जो पहला है उसका कितना हो जाएगा, आधा। अच्छा, दूरी हमने आधी कर दी तो एनर्जी भी कितनी हो गई, आधी हो गई। इसका मतलब ये इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो केवल और केवल ई पे ही डिपेंड नहीं है। ई के रूप में एनर्जी तो है, लेकिन आप प्लेट्स को अगर दूर या पास में लाते हो तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक, तो अब हम कैसे लिखें? अब हम क्या करना चाहेंगे कि एकांक आयतन की ऊर्जा निकालेंगे, ताकि हमें अगर आयतन पता हो इन प्लेट्स के बीच में कितना आयतन है तो हम ऊर्जा निकाल सकें। तो अब हम निकालेंगे ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। घनत्व का मतलब एकांक आयतन में, ऊर्जा घनत्व मतलब एकांक आयतन में ऊर्जा। तो वही ये मान लो कैपेसिटर, ये प्लस चार्ज और ये माइनस से चार्ज, इसके पास जो एनर्जी है U बराबर वो कितनी है, 1/2 Q² अपॉन C। अब ये कैपेसिटेंस है, इसमें हमने चार्ज कितना मान लिया, Q। ठीक, इस पे Q चार्ज माना। इनके प्लेट्स जो है उनका एरिया कितना मान लिया, A। इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वो कितने मान लिया हमने, D। ठीक, ये हमने मान लिया, तो A एरिया है, D है। ठीक, अब यहां से हम Q निकालेंगे और C निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ E, इन टर्म्स ऑफ E निकालेंगे। तो यहां से देखो E बराबर कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। E बराबर सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, Q/A। यहां से Q निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा, तो E A एप्सिलॉन नोट ये आएगा। ठीक, ये पहला और ये दूसरा। ठीक, अब ये जो Q आया है इक्वेशन नंबर 2 है। अब Q निकाल चुके, अब बचा C। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें C कितना हो जाएगा, ये लिख देते हैं। इसमें C कितना होगा, A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। Q और C दोनों के मान समीकरण 1 में रखो, तो जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी हाफ Q² यानी E² A²
अपस्लाइन नोड स्क्वायर अपॉन सी का मान कितना है, ए अपस्लाइन नोड बटे dt कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ए अपस्लाइन नोड से अपस्लाइन नोड गया तो u बराबर 1/2, यहाँ बच गया एक अपस्लाइन नोड ई स्क्वायर, एक ए बच गया और डी बच गया। ये बचा एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन प्लेट्स का एरिया ये वाला, ठीक है, इनटू इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों प्लेट के बीच का आयतन, ए इंटू डी क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच का आयतन 1/2 अपस्लाइन नोड ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी आयतन। अब हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन की ऊर्जा, ये तो टोटल ऊर्जा है। तो अगर हम ऊर्जा घनत्व लिखना चाहें तो वो क्या जाएगा, ऊर्जा घनत्व बराबर U बटे V। टोटल आयतन की U है तो एकांक आयतन की U बटे V। U का मान ये रहा तो V से V कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 अपस्लाइन नोड ई स्क्वायर। मतलब जो ऊर्जा घनत्व है, जो एनर्जी डेंसिटी है, वो केवल और केवल ई पे डिपेंड करती है और माध्यम पर। 1/2 अपस्लाइन नोड और ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं एनर्जी कॉम्बिनेशन में कितनी होगी। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन थे, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन था और एक सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो पहले हम देखते हैं समांतर क्रम में संयोजित संधारित्रों में संचित ऊर्जा। मान लो n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनकी जो तुल्य धारिता है वो Cp है। तो Cp बराबर कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो जो तुल्य धारिता है उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, जब तुल्य धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी भाई, हमने सबका इक्विवेलेंट माना, उसमें कितनी एनर्जी संचित है, E बराबर 1/2। अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, 1/2 Q स्क्वायर बटे C, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 और Q इंटू V। चूज कौन सा करना है, चूज वो करना है जिसमें समांतर क्रम लिया है तो उसमें वो चीज सेम रहे। सब में समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है या फिर क्यू सेम होता है, क्यू समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, क्यू डिफरेंट होता है। तो क्यू डिफरेंट है तो जिसमें क्यू है वो सूत्र काम में नहीं लेना, V सेम है तो V वाला ये सूत्र काम में लेंगे, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CVP स्क्वायर। हमने तुल्य लिया ना, तो सॉरी ये तो सबका सेम ही है, CP इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ ये लिखें तो एनर्जी E बराबर 1/2, अच्छा एनर्जी को U से लिख रहे थे, तो CP की जगह क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn इंटू V स्क्वायर। तो एनर्जी हो जाएगी 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1/2 Cn V स्क्वायर। इसे ओपन कर दिया। अच्छा तो ये बताएं ये किसकी एनर्जी है, पहले कैपेसिटर की, ये दूसरे की और ये तीसरे की और ये वाली n वाले की, मतलब तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा, या यूं कहें समांतर क्रम में जो भी संधारित्र है उनमें संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, सभी का योग, सब में जितनी जितनी एनर्जी है सबको ऐड कर दो, ठीक। अब दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम में देखते हैं क्या सबके योग के बराबर होती है कि नहीं होती, या कम या ज्यादा कैसे होगी। तो श्रेणी क्रम में संयोजित संधारित्रों में संचित ऊर्जा, तो हमने जो भी n संधारित्र श्रेणी क्रम में लगाए हैं या जोड़े हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसकी तुल्य धारिता हमने कितने मान ली, CS। तो सूत्र क्या होगा, 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस 1/CN, यही होगी। तो जो तुल्य धारिता का संधारित्र है उसमें संचित ऊर्जा U बराबर कौन सा सूत्र काम में लें, इसमें क्या समान है, सीरीज में क्या समान होता है, Q सेम होता है और V डिफरेंट होता है, तो वो सूत्र काम में नहीं लेना जिसमें V आ रहा हो। तो कौन सा हो जाएगा, Q²/C1। ठीक, तो U इक्वल्स टू यहां क्या जाएगा CS, तो 1/2 Q²। अब ये बचा 1/CS, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/CS बचा है, इसकी जगह लिख रहे हैं, ठीक, प्लस 1/CN। जब इसे ओपन करेंगे तो 1/2 Q²/C1 1/2 Q²/C2 प्लस 1/2 Q²/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/2 Q²/CN। ये पहले कैपेसिटर में संचित ऊर्जा आई, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये n वाले में। इसका मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित है तब भी एनर्जी किसके इक्वल होगी, जितने भी संधारित्र लगे हैं उनकी सबकी एनर्जी के योग के बराबर। इसमें जितनी भी एनर्जी संचित है उन सबका योग कर दो, चाहे वो समांतर क्रम हो चाहे वो श्रेणी क्रम हो, एनर्जी का हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे जो मैंने दिए थे, मैंने ये क्वेश्चन दिए थे ऐसे, AB के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। तो ये तो भाई साहब श्रेणी क्रम में है, क्यों भाई, ये A है और यहाँ पे आप B मान लो, ठीक। तो ये वाला देखो, इसका ये सिरा A से जुड़ा है, लास्ट वाले का B से जुड़ा है, ये जोड़ दिया। ये वाला कैपेसिटर B से जुड़ा है और A से जुड़ा है, यानी A और B से जुड़ा है, C। ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इन तीनों का श्रेणी क्रम कितना आ जाएगा, C/3, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C से कर लेंगे फिर उल्टा, तो C/3 और C। अब इन सब की जगह C/3 हो गया और ये नीचे वाला C किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन, तो कितना जाएगा 4C/3। इसी प्रकार एक और दिया था इसमें, में मान क्या थे, A और B। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये कितना था, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक। ये 2 माइक्रोफेरेड, ये कितना दिया था आपके पास, एक ही दिया था ना, एक दिया था 1 माइक्रोफेरेड। फिर ये जो भी दिया है 2 माइक्रोफेरेड, ये मान लो 4 माइक्रोफेरेड, वैल्यू शायद चेंज हो सकती है। एक और एक दोनों किसमें, पहले यहां से सॉल्यूशन करो ना, लास्ट से। ये एक और एक, क्योंकि ये हमें आसानी से दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड। वो 2 माइक्रोफेरेड यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे दोनों की जगह, तो इसका मान हो गया 2 माइक्रोफेरेड। अब ये 2 और 2 किसमें है, दिख रहा है हमें, ये तो सीरीज में, तो कितना 2 और 2 का सीरीज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक। अब ये वाला एक और ये वाला एक, दोनों किसमें आ गए, समांतर क्रम। तो एक और एक का समांतर क्रम कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, ठीक।
तो 2 और 2 माइक्रोफेरेड का सीरीज कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। फिर ये 4 और 1 किस में आ गए, समांतर क्रम में, तो 4 + 1 5 माइक्रोफेरेड।